This is Dr. Isha Gabi from Physics Vision, and in our series of discussion of previous year papers of Master Cadre, so we are going to start the discussion of 2017 paper. ये paper बेटे, it was having 75 questions, and out of all the four papers, ये paper जो है ये सबसे tough paper था, according to my view. इसकी 4 videos बनाई गई हैं. First video will have question number 1 to 20, another 20 to 40, 40 to 60, and then 60 to 75. So we are going to start with the first part of the video. चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ऑसिलेशंस बिकम डैम्प ड्यू टू. ये थोड़ा बहुत हम पढ़ भी चुके हैं पेपर के डिस्कशन में, अगर हम आपने हमारे बाकी पेपर्स की डिस्कशन सुनी है. डैम्पिंग से क्या होता है, डैम्पिंग क्यों होती है? सबसे पहले तो डैम्पिंग से मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे डिके कर जाता है. मैंने आपको ये भी बताया था ये डैम्पिंग जो होती है ड्यू टू सम डेसिपेटिव फोर्सेस होती हैं, जो फोर्सेस इसको नुकसान पहुंचाएं. और नुकसान पहुंचाने वाली फोर्सेस का मतलब है जिनसे इनको वियर एंड टियर हो या फ्रिक्शनल पार्ट हो. तो उस केस में जो फ्रिक्शन है ये रहा वो ऑप्शन. सो फ्रिक्शन इज वन ऑफ द केस. फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, एयर ड्रैग, these are the dissipative forces. और यही जो सारी फोर्सेस हैं these are dissipative forces, और यही फोर्सेस जो हैं हमारे लिए डैम्पिंग क्रिएट करती हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम. क्वेश्चन नंबर 2, determine the logarithmic decrement if the amplitude of vibrational body reduces to 1/6 in 2 cycles. It reduces to 1/6 in 2 cycles. तो 1/6 2 cycles में क्या रिड्यूस हुआ है? उसका एम्पलीट्यूड. तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/n log e a नोट अपॉन a t डैश. n क्या है? कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हैं? n इज द नंबर ऑफ साइकिल्स. a नॉट ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, a t डैश कितने टाइम इंटरवल के बाद आप देख रहे हैं. यहाँ पे हमें बोला है कि 2 साइकिल्स, तो n को तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2. तो यहाँ पे बन गया 1/2 log e a नॉट अपॉन a t डैश. वो कितना रिड्यूस हुआ है? 1/6 टाइम्स. अब ये तो मान लूं मैं कि सबको आता ही होगा, चलो कि इतने तक तो सबका हो गया होगा. मेन मुद्दा आ जाता है log 6, और वो भी नेचुरल लॉग. देखिए लॉग, नेचुरल लॉग और उसमें क्या डिफरेंस होता है कि नेचुरल लॉग को अगर 2 द बेस 10 में चेंज करना हो तो 2.3026 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट. अब बात ये आ जाती है कि ये log 6 कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गिवन तो है नहीं. तो log 6 के लिए आप थोड़ी सी बात याद रखें, 2-3 लॉग आपको हमेशा याद होने चाहिए. जैसे log 10 टू द बेस 2 0.3010 होता है, एंड जो log 3 होता है वो 0.4771 होता है. तो अगर आप log 6 लिखना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट इट इन दिस वे, दैट इज हाफ log 10. कल तो 10 में चेंज कर दिया, 10 में चेंज कर रहे हैं तो इसके आगे हम नंबर भी तो लगा दें. दोबारा से ही लिख देते हैं फिर इसको. इट बिकम्स हाफ 2.3026 log 10 6 which is 2 into 3. तो log a multiplied by log b, log का मल्टीप्लिकेशन का क्या रिजल्ट होता है? log a plus log b. तो log 10 2, log b is 10 3. आपको दोनों logs बता दिए गए हैं, तो इन दोनों log से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसका रिजल्ट अब थोड़ी सी कैलकुलेशन ही रह गई, 0.8958 आता है. सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Assuming age of the earth to be 10⁻10 year, what fraction of amount of uranium-238 still exists on the earth? फर्स्ट क्लिक में तो इस क्वेश्चन को अगर मान लो कि बच्चे को फॉर्मूला नहीं आता तो वो शायद ये तुक्का लगा सकता है कि भी 10⁻9 उसका हाफ लाइफ है, 10⁻10 गिवन है, तो आधा ही रह जाएगा. बी ऑप्शन बनना चाहिए, राइट. जिसकी ट्रिक लगती है कि हाफ लाइफ ये दे रखा है और 10⁻10 पूछे तो उसके नजदीक ही कहीं होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने जब आंसर की देखी हो तो उसमें इसका आंसर ए मार्क है. अब ए मार्क कैसे आया हुआ है, ए आंसर कैसे कैलकुलेट किया है? लेट अस सी. n is equals to n नॉट
ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये रेडियो एक्टिविटी की डिके लॉ है। इसके अंदर अब हमें सबसे पहले तो लैम्डा पता नहीं है, सिर्फ हमें हाफ फ्लक्स दे रखी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे हम, और लैम्डा की वैल्यू अराउंड 1.54 इंटू 10 के करीब आ जाएगी। तो अब जब लैम्डा यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n अपॉन एन नॉट ई पावर, और 10 ईयर में पूछी हुई है, राइट। तो लैम्डा की जितनी वैल्यू आई, लैम्डा की आ रही है 1.54 इंटू 10⁻⁻⁻10 अराउंड इतनी आएगी। और t से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, t कितना गिवन है 10⁻10 ईयर, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा और t की जब प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे तो 10⁻−10 और +10 कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विद ओनली e पावर -1.54। अब यहाँ तक तो सभी का हो गया। क्वेश्चन फिर से अराइज हो गया, आगे कैसे करें। तो आगे करने के लिए वही बातें याद रखनी पड़ेंगी ये कि 2.718 ई है, 1/e 1/2.718 अंदाजा लगाया जाए तो 1/2 के अराउंड इट कम्स आउट टू बी 0.367 और 1 हमें 1.54 बोला है, ठीक है। 54 तो निकाल नहीं सकते, क्यों ना स्क्वायर ही निकाल लें। तो 1/2.718 का जब स्क्वायर करा तो ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई 0.135। अब इन दोनों के बीच वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना, 0.36 से 0.1, तो इसके बीच एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो कि बी ऑप्शन है। तो e⁻⁴ 1.54 जो है 0.2143 होगा। टफ क्वेश्चन है, आई नो, बट आई कांट हेल्प इट। ई याद रख लीजिएगा, याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि कोई और क्वेश्चन आए तो आपसे अटेम्प्ट हो जाए। चलिए, ये क्वेश्चन सिंपल है। kinetic energy of alpha particle emitted in the decay of radium to ruthenium। kinetic energy, इनके जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, T अल्फा इज इक्वल टू A-4 अपॉन A इंटू Q। ये फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखा हुआ है मैंने, आप इसी फॉर्म में याद रख लीजिए। तो अगर Q निकालना है तो क्या होगा, A/A-4 into T alpha। A is 226 upon 222 into T alpha which is 4.78 MeV। तो अंदाजा भी था कि इसके आसपास का आंसर होना चाहिए, तो 4.865 MeV। So this completes the fourth question, and now the next question, question number 5। What is the ground state spin and parity of aluminium? थोड़ा सा zoom कर देते हैं so that आपको नंबर प्रॉपर्ली दिख जाए। एल्यूमिनियम 1327। देखिए बेटे, जब आपको ग्राउंड स्टेट स्पिन और पैरिटी आती है किसी भी, किसी एल्यूमिनियम की जैसे यहाँ पे आई हुई है, तो पहले आप यहाँ से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मेरे पास 13 प्रोटॉन्स आए हैं, 14 न्यूट्रॉन्स आए हैं। इवन वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हम ऑड को लेके चलेंगे। ऑड को लेके चलेंगे तो इसकी फिर हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे केमिस्ट्री में लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 वगैरह। यहाँ पे फिजिक्स में न्यूक्लियर की कैसे लिखी जाती है, स्पर्ड्स इफ डिश पिग ऑफ डिश करके होता है। इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे हम, आपको जल्दी हमारी चैनल पे दिखाई देगी वो। 13p को हम लिखेंगे कैसे, स्पर्ड्स s मतलब 1s 1/2, इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स, 1p 3/2 इसमें 4, 1p 1/2 इसमें 2, 4 2 6 8 हो गए हैं। एंड देन 13 करने, 13 हो गए, 8 और 5 13। तो यू कैन इजिली सी दैट दिस इज द लास्ट शेल। हमारे लास्ट शेल से मतलब है, तो इसके अंदर स्टेट लिखी जाती है JP, ये होती है ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी। तो J तो मुझे क्लियर दिख रहा है 5/2। मेन मुद्दा रहेगा पैरिटी कैसे लिखनी है। पैरिटी के लिए ये ऑर्बिट देखिए D में जा रहा है, D के लिए L होता है 2, कैसे, S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है और D के लिए L वैल्यू 2 होती है। ये दीज आर द L वैल्यूज। तो D के लिए ये वैल्यू 2 होती है।
तो पैरिटी कैसे लिखी जाती है? पैरिटी इज रिटन एज -1 पावर L. So -1 power L, that means -1 power 2, so it becomes positive. So that is 5/2 positive. So its ground state is 5/2 positive. That is A answer. इसके बेटे जब आप ये टॉपिक करें तो आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि जब आप ये टॉपिक करें ग्राउंड स्टेट वाला, इसमें आपने 3 तरह के न्यूक्लियाई का करना है। एक तो था आइदर वन ऑड से मेरा मतलब क्या, या तो प्रोटॉन ऑड हो या न्यूट्रॉन ऑड हो। सेकेंड बोथ इवन, एंड थर्ड वन बोथ ऑड। इसकी आपको मोस्ट प्रोबेबली कल तक एक वीडियो दिखाई दे जाएगी जिसमें कि ये सारे डिस्कस किए होंगे, तीनों की कैलकुलेशन समझाई गई होगी। तो ये ग्राउंड स्टेट आपने करना है। ग्राउंड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। Calculate the minimum energy of gamma rays necessary to disintegrate a deuteron into a proton and neutron. Given ये सारी क्वांटिटीज गिवन है। हमसे पूछा गया है कि मिनिमम एनर्जी गामा रे की कितनी होगी। वो ड्यूट्रॉन को डिसइंटीग्रेट कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। दिस इज ड्यूट्रॉन, heavier isotope of किसका, हाइड्रोजन। इट डिसइंटीग्रेट इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमसे पूछा गया है कि कितनी मिनिमम एनर्जी गामा रे को चाहिए कि वो इसको डिसइंटीग्रेट कर दे। तो एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, डेल्टा एम निकालिए, मास डिफेक्ट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखो सारे मासेस गिवन है, प्रोटॉन का भी गिवन है, न्यूट्रॉन का भी गिवन है, ड्यूट्रॉन का भी गिवन है। सारे मासेस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1.00759 प्लस 1.00898 माइनस 2.01471 और ये मास डिफेक्ट आ गया, ये आ रहा है 0.00186। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इससे हमें किसमें चेंज करना है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, लेकिन एमईवी में है तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे 931.5 एमईवी से। क्यों, एनर्जी इक्वल टू 1 AMU, 931.5 एमईवी एनर्जी इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे यू विल कम विद बी ऑप्शन, 1.747 MeV। चलिए नेक्स्ट वी कम टू द अनदर क्वेश्चन। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन हैज द डायमेंशंस ऑफ, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के पास किसकी डायमेंशंस होती हैं, एरिया की, और इसकी यूनिट क्या होती है, 1 बार। 1 बार होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, two coherent sources of intensity 64:1 produce interference fringes. Calculate the ratio of maximum and minimum intensity. Two coherent sources produces intensity ratio 64:1, that is a square upon b square। तो यहाँ से a upon b की रेशियो आ गई 8:1। मैथ वाले तो करते होते हैं bx लेके 8x और bx 8x 1x करके सो एंड सो। हम तो सीधा कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी पूछी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी मतलब a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर। अब हमें कौन सा ये पूरा डिटेल में देना है, हमें तो शॉर्टकट से इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स 8 + 1 स्क्वायर अपॉन 8 - 1 स्क्वायर, सो इट बिकम्स 81 अपॉन 49। So C option is a right answer. And next we come across question number 9. Which of the following waves cannot be polarized? Polarization is shown by only transverse wave. पोलराइजेशन में ना कहता था कि एक एक्सपेरिमेंट कराते होते थे कि दो पोलराइजर अगर एक दूसरे को क्रॉस पोजीशन पे हैं तो उसमें लाइट नहीं आती। तो पोलराइजेशन प्रूव करती है कि लाइट हैज अ ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, सो यहाँ पे रेडियो लिखा हुआ था पहले तो। और साउंड वेव ही एक इनमें ऐसी वेव है जो लॉन्गिट्यूडनल है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अदरवाइज बाकी सारे तो
ट्रांसवर्स वेव आ जाते हैं क्योंकि लाइट का पार्ट है सारे। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a single slit diffraction pattern is obtained on a screen using yellow light. If the yellow light is replaced by a blue light without making any other changes in the experimental setup, what will happen to the diffraction pattern? देखिए बेटे सिंपल सी बात है, सारे क्वेश्चन में एक ही चीज में क्लैरिटी हमें हो रही है कि लाइट को ही सिर्फ रिप्लेस करा गया है। येलो लाइट को किससे रिप्लेस कर दिया गया है? ब्लू लाइट से, मतलब वेवलेंथ डिफर कर गई है। तो जो फ्रिंज विड्थ होती है, जो विड्थ होती है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, डायरेक्टली डिपेंडेंस है। तो दैट मीन्स कि अगर पहले येलो लाइट थी तो येलो लाइट में अगर फ्रिंजेस ऐसे दिख रही थी, राइट, क्योंकि लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज विद येलो लाइट। तो अगर ब्लू लाइट है, ब्लू कलर है, ब्लू से दिखाते हैं भाई, तो देन, और अगर ब्लू लाइट है तो ब्लू, क्योंकि वेवलेंथ जो है ब्लू की छोटी होती है, लैम्डा येलो का ज्यादा होता है ब्लू से, तो ब्लू की वेवलेंथ कम है तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। तो मतलब ये लाइनें ऐसे इकट्ठी सी हो जाएंगी। दिस वुड बी द पैटर्न, मतलब द लाइंस बिकम नैरोअर एंड क्राउडेड टुगेदर। हाँ, ये ब्रॉडर कब होती? ब्रॉडर तब होती जब रेड लाइट यूज करती होती, ठीक है। एंड देन वी कम अक्रॉस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, when a light wave is reflected at the surface of an optically denser medium then the change in phase difference is। जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से चेंज होती है तो उसका जो फेज डिफरेंस तो बात की बात है, पहले पाथ डिफरेंस के बारे में बताएंगे। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? डेंसर मीडियम से। ये फिनोमेना जो लाइट डेंसर मीडियम से हो रही है, ये न्यूटन रिंग्स में देखा जाता है। न्यूटन रिंग्स में जो पैटर्न है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, इसी करके ही डार्क रिंग आती है क्योंकि वो दोनों डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है। ओके, अब ये बोला क्या गया है कि लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ अ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। फेज डिफरेंस, सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, जब भी कोई लाइट एक डेंसर मीडियम से जाती है तो वो λ/2 का पाथ डिफरेंस देती है। और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है कि जो फेज डिफरेंस होता है उसको लिखने का तरीका होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर आपको लिखते वक्त फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाए कि 2 पाई ऊपर आना था कि लैम्डा आना था, तो आप अपने माइंड में ये चीज अप्लाई करिए कि लैम्डा अगर ऐसे लिखेंगे तभी लैम्डा कटेगा ना, तभी आंसर पाई में आएगा रे एंगल्स की फॉर्म में। सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अब ये तो पूछा गया था डेंसर मीडियम के बारे में। मान लो रे रेयर मीडियम से कट जाती, सेकंड क्वेश्चन तो इसका यही बनता है कि अगर रेयर से जाती तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं होना था, नो पाथ डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस भी नहीं होना था, फेज डिफरेंस इज ऑल्सो 0। तो रेयर से अगर कोई रे रिफ्लेक्ट होती है तो वो कोई पाथ डिफरेंस नहीं देती है। अगर डेंसर से हो रही है तो दोनों चीजें बता दी गई हैं, λ/2 का पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस पाई का। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, which vapor lamp is used as a source of light to demonstrate Newton ring। न्यूटन रिंग बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। न्यूटन रिंग में सोडियम लैंप यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूटन रिंग जब पढ़े तो आप इसकी 2-3 चीजें जरूर पढ़ें कि सबसे पहले न्यूटन रिंग में जो रिंग्स बनती हैं वो कहाँ बनती है, उसकी पोजीशनिंग क्या है। दूसरी चीज, वो जो रिंग्स बन रही है उनका डायमीटर किस तरह से वेरी करता है, उनका एरिया किस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी दिखाता है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड सिस्टम और ट्रांसमिटेड सिस्टम इसके कौन से होंगे। तो ये सारी चीजें आपने न्यूटन रिंग्स के बारे में जरूर साथ करनी। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, डायफ्रैक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ। डायफ्रैक्शन पोलराइजेशन की वजह से ही होती है, सॉरी, डायफ्रैक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। क्यों? जब आप लोग को डायफ्रैक्शन पढ़ाते हैं तो टीचर्स ये बोलते हैं ना कि एक लाइट आ रही थी, हम उसे बोलेंगे कि अगर वो दो λ/2 पार्ट्स में हो गई और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, हम एक वेव फ्रंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं λ/2 और वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं डिस्ट्रक्टिवली, और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके वो हमें
जो है मिनिमा दे देते हैं, राइट, ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं। तो दैट मीन्स बता हम डाइफ्रैक्शन रहे हैं, बट उसमें फिनोमेना कौन सा अप्लाई हो रहा है, इंटरफेरेंस का। तो डाइफ्रैक्शन इज एक्चुअली इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, what happens, what principle is responsible for the fact that certain sunglasses can reduce glare from reflected surfaces? glare reduce करना मतलब लाइट को कम कर देना। तो ये कौन सा फिनोमेना है, ये पोलराइजेशन का है। पोलराइज्ड ग्लासेस आजकल हर किसी ने डाले हुए हैं। पोलराइजेशन इज अ वेरी जनरल थिंग। ग्लासेस चाहे हेडलाइट्स हो, सन ग्लासेस हो, हल्का सा पर्पलिश कलर शो करती हैं, क्यों, क्योंकि वो सारे पोलराइज्ड ग्लासेस होते हैं। सो इट इज ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन करती क्या है, क्योंकि एक जो अनपोलराइज लाइट होती है, ये अनपोलराइज लाइट दिखाई जाती है। तो आपको याद हो ऐसे दिखाते रहे हम इसको कि इसकी जो लाइट वेक्टर है वो सारी डायरेक्शन में है, एक इधर से भी दिखा देते थे, ये अनपोलराइज लाइट दिखाई जाती थी, राइट। और जो पोलराइज लाइट दिखाई जाती है वो हमेशा ऐसे दिखाई जाती है, दिस इज पोलराइज लाइट। तो ऑब्वियसली लाइट हैज बीन कट, ठीक है। आपको पता ही है अनपोलराइजेशन से पोलराइजेशन क्यों क्यों होती है, बीच में एक प्रिज्म यूज किया जाता है और इस प्रिज्म को बोला जाता है नाइकॉल प्रिज्म, एंड दिस प्रिज्म एक्ट एज अ पोलराइजर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, one beam of coherent light travels path P1 in arriving at point Q and another coherent beam travels path P2 arriving at the same point। जो मेन मुद्दा होता है वो लास्ट की दो लाइनों में ही होता है। इफ दीज टू बीम्स इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, ये वर्ड है जो बस हमारे काम का है, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज इज इक्वल्स टू। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन देम, इसके लिए बेटे आप ना सारा ही याद जरूर रखिएगा कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। तो आपको लिखवा ही देते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो होता है 2p+1 λ/2, यहाँ पे डेल्टा एक्स होता है p λ। एक याद कर लोगे, दूसरा तो आपको मैंने कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताया है, ये 2p+1 पाई और यहाँ पे 2p पाई। आपसे पूछा गया है कि पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या लग रहा है, हाफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड वेवलेंथ। ऑड है ना ये, और हाफ मल्टीपल है, so it is an odd number of half wavelength, 2p+1 λ/2। next, two light sources are said to be coherent। coherent क्या होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, ठीक है, फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो, बट सेम एम्पलीट्यूड इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। तो आप अपने ऑप्शंस देख लें, सेम फ्रीक्वेंसी, मेंटेन कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यस, बी ऑप्शन सीम्स टू बी राइट टू अस, सो बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का क्वेश्चन आ गया है, 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, द एंगल बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द थर्ड ऑर्डर इज 36 डिग्री। ग्रेटिंग का कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है d+b sin थीटा इक्वल्स टू p लैम्डा। थर्ड ऑर्डर बोला है तो p की वैल्यू तो 3 होगी, साइन बोल दिया 36, 36 तो भाई मेरे को याद नहीं है, तो 36 डिग्री याद कैसे करेंगे, साइन 30 याद है कि साइन 30 हाफ होता है, 0.5 होता है, ये बढ़ता जाता होता है क्योंकि 91 होता है, तो 36 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0.58 मान लिया मैंने। d+b नंबर ऑफ लाइन्स, d+b होता है 1 नंबर ऑफ लाइन्स इन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो चलिए कैलकुलेट करें, d+b की वैल्यू आ गई 1/4000, थीटा हमने निकाल लिया 0.58, p हमें पता चल गया है कि 3 है, वेवलेंथ निकल आएगी, so it will come out to be 490 nanometer। Next, question number 18, you can hear people around a corner but you can't see
but you can't see the light waves. क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, but you can't see, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है कि आप, चलो हम सुन सकते हैं बट यू कांट सी द लाइट वेव्स, कि लाइट नहीं दिख सकते। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल होती है, नैनोमीटर्स की रेंज में होती है, और जो साउंड की है वो भी हमने डिस्कस करी थी कि 10⁻⁻1 मीटर के अराउंड होती है। तो इसीलिए साउंड के जो साइज के ऑब्स्टेकल हैं आर अवेलेबल, साइज मैचेस विद ऑब्स्टेकल, ठीक है, तो वो अवेलेबल है, तो इसीलिए डिफ्रैक्शन दिख जाती है। लाइट की वेवलेंथ ही इतनी कम है इसकी, इसलिए डिफ्रैक्शन शो ही नहीं करती है, सो दे डू नॉट डिफ्रैक्ट, लाइट डिफ्रैक्शन शो नहीं करती। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 19, second last question of this video. Consider a light wave of intensity I naught incident on a polarizer. ये लाइट आ रही थी, इसको पोलराइजर पे हिट कराया, ये अनपोलराइज लाइट है, एक डॉट लगा दिया है जो बताता है कि दो तरह के लाइट वेक्टर इसके पास है। ये पोलराइजर पे इसको हिट करा दिया हमने, एंड देन हिट कराने के बाद व्हाट वी गेट, पोलराइजर से पास कराई गई और जो लाइट है वो पोलराइज हो गई है। फिर जो एनालाइजर पड़ा है वो पोलराइजर के साथ एंगल पे है, सीधा एंगल है 45 डिग्री पे। आपसे पूछा कितनी लाइट दिखाई देगी। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ मेलिस लॉ। जब भी ऐसा कोई एंगल्स का क्वेश्चन आए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा मेलिस लॉ लगाओ और क्वेश्चन करके आगे बढ़ते जाओ। cos square 45 डिग्री, I naught cos 45 is 1/√2 square, so I naught by 4. Next, question number 20. If I cap is a unit vector along east and j cap is a unit vector along south, then north, south, east and west. Okay, इधर है I cap, इधर है j cap. तो आपसे साउथ ईस्ट को पूछा गया, साउथ ईस्ट को पूछा गया। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, r अपॉन r कैप। आपका वेक्टर क्या आ गया? I कैप प्लस j cap, मैग्नीट्यूड क्या बन गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट बिकम्स I कैप प्लस j कैप अपॉन √2। 1/√2 डायरेक्टली नहीं दिया गया, 2/4 कर दिया गया, so C option is the right answer. I know these videos are a little bit lengthy because paper is very lengthy, so we'll meet in the next part from question number 21 to 40. Thank you.